आज का वीडियो 51 नंबर का वीडियो है और आज मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ और ये 25 क्वेश्चन आपके पसीने छुड़ा देंगे। जी हाँ, मैं गारंटी देता हूँ 25 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन सही जवाब नहीं दे पाएंगे, ये गारंटी मैं कहता हूँ, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन में 25 में से 15-16 अगर जवाब आप दे रहे हैं, मतलब आप एक बहुत अच्छे लेवल में तैयारी है, ठीक है ना, एग्ज़ाम के लिए। तो बीटीएससी के एग्ज़ाम भी आपके बहुत जल्दी ही होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को अधिकांश ब्लड सप्लाई करती है। देखिए, बड़ी आंत को तो ब्लड सप्लाई आपका इन्फीरियर मेजेस्टिक भी करता है और सुपेरियर मेजेस्टिक भी करता है, दोनों करता है ब्लड सप्लाई, ठीक है। लेकिन अधिकांश भाग पूछेगा तो अधिकांश जो होता है वो सुपेरियर मेजेस्टिक जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, कहता है जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रोजोन, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। 4 ऑप्शन है, बताना है। देखिए, जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन रिलीज होता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी राइट आंसर होगा। जो एल्डोस्टेरोन है ये रक्तचाप को तो नियंत्रण करता ही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस क्रिटिकल पेशेंट को असिस्ट करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा डिवाइस है, उपकरण है जो एक क्रिटिकल मरीज को जो है असिस्ट करता है। गैमको मशीन, वेंटिलेटर मशीन, डेफिब्रिलेटर मशीन, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर। तो देखिए, आपके सामने में है, आपको इसमें से बताना है, आप जानते हैं तो बताइए। क्रिटिकल पेशेंट को जो असिस्ट करने वाला डिवाइस है, ऑप्शन नंबर वेंटिलेटर मशीन बी होगा। ऐसे तो वेंटिलेटर मशीन होता है, उसके बाद मैं बता दूं जो डायलिसिस मशीन होता है वो भी क्रिटिकल पेशेंट को जो है ये करता है, समझ लीजिए। ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर भी होगा, डिफाइब्रिलेटर मशीन भी होता है जैसे, लेकिन इसमें अपन सबसे प्राथमिक वेंटिलेटर मशीन को देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, माय डियर, डोज थेरेपी में कौन सा दवाई बहरापन पैदा करती है। जैसे डोज थेरेपी चलता है, पता है आपको, टीबी के उपचार के लिए यह चलता है, अनेकों दवाओं का जो है मिश्रण होता है डोज थेरेपी। तो डोज थेरेपी चलने में जो दवा बहरापन या कम सुनाई देने का जो पैदा करता है, यह कौन सा जो है, इथाम्बुटोल, आइसोनिजाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको जानकारी होना चाहिए कि ये चारों दवाई चलता है डोज थेरेपी में, ठीक है ना। मैंने बताया भी था PRISE, ठीक है ना, पैराजीनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनिजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल, ये डोज में चलता है। तो माय डियर, इसका राइट आंसर जो होगा, ये जितने भी स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला जो दवाई है इसमें जो चलेगा, ये सब जो है डिफनेस या कम सुनाई जो है दे सकता है इससे, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, 5वां क्वेश्चन है, डायफ्राम को ब्लड सप्लाई देने वाला आर्टरी क्या कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो डायफ्राम, देखिए, अब डायफ्राम को दोनों केस में जो है इन्फीरियर मेजेस्टिक और सुपेरियर मेजेस्टिक दोनों से ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि एब्डोमिनल रीजन में जो भी अंग है, ये 2 आर्टरी ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, इन्फीरियर और सुपेरियर मेजेस्टिक आर्टरी, ठीक है। अब डायफ्राम भी हमारा थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, उसी आसपास में है। लेकिन अधिकांश मामले में डायफ्राम को ब्लड सप्लाई जो करता है वो आपका फ्रेनिक आर्टरीज,
इन्फेरियर फ्रेनिक आर्टरी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब आप आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन छठा आता है, न्यूट्रोपेनिया के कारणों में शामिल है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा न्यूट्रोपेनिया होता क्या है। आपको एक पता होगा न्यूट्रोफिल होता है, जो WBC का एक प्रकार है, एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की संख्या में कमी आती है, न्यूट्रोपेनिया होता है। अब ये न्यूट्रोफिल की संख्या कमी किन किन कारणों से आती है जिसे न्यूट्रोपेनिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ABCD कारण दिए हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, न्यूट्रोफिल की कमी कब आती है, WBC की संख्या में कमी कब होगी, जब गंभीर इन्फेक्शन है, कुछ कैंसर के मामला में, ठीक है, एनीमिया के मामला में, समझ रहे हैं ना। तो इन सब मामला में जो है आपको न्यूट्रोफिल में कमी आती है जिसे न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। तो कारण में मेटास्टेटिक कैंसर एंड लिम्फोमा, साइनोटिक स्पेल एंड लिम्फोमा, ठीक है, हाइपर एस्प्लिनिज्म एंड कीमोथेरेपी, इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस एंड रेडिएशन थेरेपी। तो माय डियर इसमें कौन होगा, देखिए ABCD दिया है यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन। अब इसमें से ABC होगा या BCD होगा या ABD होगा या ACD होगा। चार ऑप्शन में से सब में 3-3 दिया है, यानी कोई एक तो है जो नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ACD। अब ACD क्या कहता है देख लीजिए, मेटास्टेटिक कैंसर एंड लिम्फोमा। मेटास्टेटिक आपको पता है, मेटास्टेटिक क्या होता है, कैंसर का विस्तृत रूप होता है, ठीक है ना। तो मेटास्टेटिक और लिम्फोमा, लिम्फोमा और मेटास्टेटिक कैंसर है, और कैंसर मैंने बताया कैंसर के कारणों में न्यूट्रोफिल की कमी आती है, पहला ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या था, ACD, C और D, ठीक है, C और D। तो C में हाइपर एस्प्लिनिज्म एंड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से भी होता है कमी, रेडिएशन थेरेपी से भी कमी होता है, और इन्फेक्शन से तो होता ही है। तो इन सब मामलों में न्यूट्रोफिल की कमी होती है, और न्यूट्रोफिल की कमी न्यूट्रोपेनिया कहलाती है। समझ रहे हैं, चलिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका। नेक्स्ट है, बोन मैरो बायोप्सी के लिए रिफर साइट, यानी बोन मैरो जब हम लोग बायोप्सी होता है तो इसमें प्रीफियर जो साइट किया जाता है किस जगह को, पोस्टेरियर इलियक क्रेस्ट, एंटेरियर इलियक क्रेस्ट, लंबर स्पेनियस प्रोसेस, ऑल ऑफ द एबोव। क्या होगा राइट आंसर। तो माय डियर जो बोन मैरो के लिए जो बायोप्सी की जाती है, जो उसमें प्रीफियर साइट होता है वो पोस्टेरियर इलियक क्रेस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, 8 नंबर है, नॉर्मल CVP क्या होता है। नॉर्मल CVP क्या होता है, देखिए वैसे ये 5 से 15 दिया रहेगा तो भी सही होगा, 5 से 10 दिया है तो भी सही होगा, और नॉर्मल इसका रेंज जो है 3 से 8 के बीच में आपके होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में इन सब ना देकर 3 से 8 दे तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में मैं देखूंगा कौन है 3 के नज़दीक और 10 के नज़दीक। तो देखिए 5 से 10 है, बाकी 10 से 15 है, तो ये गलत, 15 से 20 गलत, 20 से 30 गलत, तो अपन ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट है, आयरन का जो है चिलेटिंग एजेंट कौन सा होता है। आयरन का चिलेटिंग एजेंट कौन सा होता है, तो चारकोल, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डिफ्रॉक्सेमिन एंड एलम। क्या होता है आयरन का चिलेटिंग एजेंट, एक कमेंट करके आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए इसका आंसर छोड़ रहा हूँ कि आयरन का चिलेटिंग एजेंट क्या होगा, क्या चारकोल होगा, या ऑप्शन बी डिफ्रॉक्सेमिन होगा, या ऑप्शन सी कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा, या एलम होगा। आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, जो पढ़े हैं जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सी क्रिया बढ़ाती है, कौन सी क्रिया करती है। हृदय दर सही बात है, पाचन रस स्रावन सही बात है, लार स्रावन सही बात है, या उपरोक्त में से सही कौन सा सही बात है ये हमको बताना है। ठीक है, तो माय डियर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये कौन सी क्रिया को बढ़ाती है, तो ये हार्ट रेट को बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एल्जाइमर बीमारी को पैथोलॉजी देखी जाती है। जो अपन एल्जाइमर रोग होता है इसमें हम लोग पैथोलॉजी क्या क्या देखते हैं, क्या हम जो है देखते हैं। देखिए
पैथोलॉजी देखने का मतलब है कि क्या बदलाव उसमें दिखता है अल्जाइमर में। तो सबसे पहले अल्जाइमर में सबसे बड़ा सिम्पटम्स होता है भुलक्कड़ व्यक्ति हो जाता है, एमनेसिया जिसको हम लोग मेमोरी का जो है हम लोग लॉस बोलते हैं, ठीक है ना, वो तो होता है। और मेमोरी का लॉस क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रेन का सेल होता है वो ख़त्म होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है, अपक्षय होने लगता है, जिसके कारण मेमोरी लॉस होता है और व्यक्ति अल्जाइमर वाला होता है, ठीक है ना। तो मस्तिष्क के पेराइटल और टेम्पोरल लोब का अपक्षय, मस्तिष्क के फ्रंटल और टेम्पोरल लोब का अपक्षय, मस्तिष्क के फ्रंटल और पेराइटल लोब का अपक्षय, मस्तिष्क के पेराइटल और ऑक्सीपिटल लोब का अपक्षय। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर डिजेनरेशन अपक्षय होगा पेराइटल और टेम्पोरल लोब का। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरिकल क्वेश्चन है। एक मरीज थ्रोम्बोटिक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसे हम लोग सीवीए बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है, इसके कारण मरीज भर्ती है सीवीए के केस में। निम्नलिखित में से भर्ती के पहले 24 घंटे में प्राथमिकता के आधार पर क्या आकलन करेंगे? एक मरीज सीवीए वाला भर्ती है तो प्रथम 24 घंटे में प्राइमरी प्राथमिकता के आधार पर आप क्या असेसमेंट करेंगे? मलाशय की आवाज़, बाउल साउंड, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, पुतली का आकार और आँखों की प्रतिक्रिया। आप क्या जो है आकलन करेंगे? क्या आकलन करेंगे ये बताना है, ये हमें बताना है। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप क्या जो है आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट आकलन करना, क्या आकलन करेंगे? देखिए, आकलन में हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो आपका ये दोनों तो एक परीक्षण है, होगा नहीं। हम लोग देखेंगे कि मरीज पुतली का आकार और आँखों की प्रतिक्रिया कैसा कर रहा है, क्योंकि जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो धीरे धीरे ब्रेन का सेल काम करना बंद करता है, और व्यक्ति कितना ज़्यादा एक्टिव है ये आँखों की पुतली से और आँखों की प्रतिक्रिया से हम जान सकते हैं, समझ गए। जबकि मलाशय की आवाज़, बावेल साइन, तो ये कोई साइन देगा नहीं ब्रेन का, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर। एक वयस्क व्यक्ति को मस्तिष्क ट्यूमर का निदान हुआ है, वह क्रेनियोटॉमी, क्रेनियल जो आपका होता है, ठीक है ना, कैविटी, उसका सर्जरी को क्रेनियोटॉमी बोलते हैं। एक व्यक्ति है उसको मस्तिष्क में ट्यूमर है, समझिए, ठीक है, और व्यक्ति को क्रेनियोटॉमी के लिए प्रस्तावित किया गया है, यानी ब्रेन का सर्जरी होना है उसके लिए प्रस्तावित है, रिकमेंडेड है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग की दवा सर्जरी के बाद प्रमस्तिष्क सूजन से बचाने के लिए उपयोगी है? हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई एक वयस्क व्यक्ति है, ठीक है ना, एक वयस्क व्यक्ति है और वो व्यक्ति मस्तिष्क के ट्यूमर से जूझ रहा है, लेकिन निदान में उससे जो है क्रोनियोटोमी के लिए सुझाव दिया गया है कि आप क्रोनियोटोमी कराइए, ठीक है। क्रोनियोटोमी क्या होता है आपको अभी बताया मैंने। अब निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की दवा हम देंगे सर्जरी के बाद ताकि उसके ब्रेन में प्रमस्तिष्क सूजन से बचा जा सके सर्जरी के बाद, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव गलत, ये तो सूजन को कम करेगा नहीं। एंटी हिस्टामिन, ये भी गलत हो जाएगा। डायूरेटिक और स्टेरॉइड, आप क्या देंगे? डायूरेटिक देंगे, सूजन को तो कम करेगा, प्लस ये बीपी को भी कम कर देगा, शरीर से जल को भी निकाल देगा। तो हम देखते हैं कि क्या देंगे जो मरीज के लिए ठीक रहेगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अपन राइट आंसर कौन सा होगा? स्टेरॉइड होगा। स्टेरॉइड हम लोग जानते हैं सूजन, दर्द, लालिमा ये सबको कम करता है, तो ये जो है दवाई बेस्ट होगा इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट 14 नंबर, तीव्र मायोकार्डियल इन्फारक्शन। मायोकार्डियल इन्फारक्शन के भर्ती रोगी को पहले कौन सी दवा लगानी चाहिए? एक मरीज है, अचानक से हार्ट अटैक आया, एक्यूट, ठीक है ना, तीव्र वाला, अचानक वाला है, समझ लीजिए। अब व्यक्ति अचानक से उसको हार्ट अटैक आया, तो आप जो है उसको क्या दवाई देंगे? सबसे पहले आप क्या देंगे, ठीक है ना, एसी इनहिबिटर देंगे, एस्पिरिन देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे या स्टैटिन देंगे? क्या देंगे माय डियर? अगर अचानक से व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, मायोकार्डियल इन्फारक्शन आया, तो भर्ती रोगी को सबसे पहले हम एस्पिरिन देंगे ताकि खून को पतला करें और व्यक्ति को थोड़ा सा राहत आए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, 15 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में शामिल है कौन कौन सा? आप अगर पढ़े हैं प्राइमरी हेल्थ केयर तो उसके कंपोनेंट घटक में प्रिंसिपल में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। न्याय संगत वितरण, ये तो सही बात है। सामुदायिक भागीदारी, ये भी सही बात है। कवरेज और अभिगम्यता,
उपयुक्तता और निरंतरता। क्या राइट आंसर इसका होगा, हमसे यही पूछ रहा है। माय डियर, मैं बता दूं, प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में शामिल है सबके साथ न्याय संगत वितरण हो, समुदाय के भागीदारी हो, कवरेज और अभिगम्यता हो, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर का ये बातें है। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों सही लग रहा है। उपयुक्तता और निरंतरता ये आप पढ़िएगा, ये नहीं दिया है इसके प्रिंसिपल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब देखिए नीचे में ए बी सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है ए बी सी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर है, निम्नलिखित सभी हेल्थ टीम मेंबर के तौर पर मेल हेल्थ वर्कर्स के कार्य है सिवाय किसके, सिवाय किसके। ठीक है, एक को छोड़कर सब कार्य होगा, वो भी मेल हेल्थ वर्कर का क्या काम है, सिवाय एक को छोड़कर, जो वो का काम उनका नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए सब सेंटर का सर्वे करना व सभी परिवारों को रिकॉर्ड बनाए रखना, मेल हो या फीमेल हो, रिकॉर्ड करना, सर्वे करना, ये हेल्थ वर्कर का काम है और पहला सही है। माताओं और बच्चों का टीकाकरण करना तथा न्यूट्रिशन एडवाइस देना, एक गलत है, टीकाकरण करने के लिए फीमेल हेल्थ वर्कर होती है। सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का इन्फॉर्मेशन बनाए रखना, ये बात सही है मेल के लिए। हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, ये भी बात सही है मेल हेल्थ वर्कर के लिए। तो ऑप्शन ए सी डी सही है, एक बी को छोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 70 नंबर है, हर्ड इम्यूनिटी बचाव में उपयोगी नहीं है किसके। तो देखिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए एक बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है, समझ लीजिए। तो हम किसके किसके लिए वैक्सीनेशन करते हैं, पोलियो के लिए करते हैं, रूबेला के लिए करते हैं, मीजल्स के लिए करते हैं, लेकिन टीटनेस के लिए तो हम लोग जो है बच्चा में ही दे देते हैं, हो गया, बाद में देने की ज़रूरत नहीं होता है, समझ लीजिए। और ख़ासकर जो भी वायरल वाला होता है उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी में जो है आपको बचाव का जो है ज़्यादा साधन नहीं होता है। तो माय डियर, ये जो टिटनेस होता है, टिटनेस आपके हर्ड इम्यूनिटी बचाव में उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि टिटनेस जो है ये स्टार्टिंग में ही प्रिवेंटिव हो जाता है, लोग ले लेता है, बच्चे में ही देखते होइएगा टिटनेस का जो है इसको पड़ जाता है, प्रेगनेंसी में ही महिला को पड़ जाता है, ताकि जो है महिला सुरक्षित रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट होगा। बाकी पोलियो, रूबेला, मिजल्स ये सब वायरल वाला है, और वायरल वाला में जो है हर्ड इम्यूनिटी उपयोगी होता है। ठीक है ना, अब एक बड़े क्षेत्र में अगर पड़ चुका है वैक्सीनेशन, तो हर्ड इम्यूनिटी वहीं से जो है सीमित कर देता है रोग को फैलने के लिए। ठीक है, अब जब बड़े संख्या में आप वैक्सीन कर देंगे लोगों को, तो जाहिर सी बातें हैं इन्फेक्शन कम जगह जो है फैलेगा, प्रिवेंटिव हो चुका है पहले ही, वही हर्ड इम्यूनिटी होता है। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन है, रेडीमेड जिसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी को लगाने का उत्पन्न होती है। ठीक है ना, अगर रेडीमेड एंटीबॉडी हम किसी को वैक्सीन आर्टिफिशियल देते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होगा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न होगा, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न होगा, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी उत्पन्न होगा, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी उत्पन्न होगा। अगर हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडी रेडीमेड बना हुआ अगर हम देते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होगा, क्या चीज़ उत्पन्न होगा, तो उससे उत्पन्न होगा पैसिव एक्वायर्ड निष्क्रिय प्रतिरोधकता उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 90 नंबर का क्वेश्चन है, एक रोगी जो कि पूर्व में आत्महत्या की कोशिश कर चुका है, यानी एक ऐसा रोगी है जो पहले आत्महत्या की कोशिश कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल का क्वेश्चन है, एवं वर्तमान में भी उसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति है, इस प्रकार के रोगी के लिए उपयुक्त नर्सिंग क्रियान्वय होगा। देखिए एक रोगी है जो पहले भी आत्महत्या के लिए प्रयास कर चुका है और वर्तमान में भी जो है उसका आत्महत्या का टेंडेंसी प्रवृत्ति बना हुआ है, तो उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, रोगी को निजता प्रदान करना, गिव हिम प्राइवेसी, उसके पेशाब करने की अनुमति देना, खिड़कियां खोलकर उसके स्वच्छ हवा लेने देना, रोगी का निरंतर अवलोकन करना। तो उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर होगा, एक मरीज चाहे पहले कोशिश कर चुका हो और अभी भी कोई प्रवृत्ति उसका आत्महत्या का बना हो, तो निजता का तो वहाँ पे कोई सवाल आता ही नहीं है, वहाँ पे पेशाब करने की अनुमति का कोई सवाल ही नहीं है,
खिड़कियाँ खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे एक ही होगा कि आप निरंतर मरीज को ऑब्जर्व करते रहे कि मरीज कब क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है ना। और आप निरंतर उस पर ऑब्जर्व अपना नज़र बनाए रखेंगे तो आप मरीज को आत्महत्या से बचा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन है, हाइपोकॉन्ड्रियकी रोगी में निरंतर डॉक्टर शॉपिंग करता रहता है, ठीक है। डॉक्टर शॉपिंग करता रहता है, ठीक है। किस प्रकार की रक्षात्मक प्रतिक्रिया इस प्रकार के व्यवहार का मूल है। हमसे ये पूछ रहा है हाइपोकॉन्ड्रियक रोग, और आपको पता होगा हाइपोकॉन्ड्रियकी रोग क्या होता है। रोगी बार बार जो है अपने रोग के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, बिना कोई बीमारी के उसको लगता है कि हमके अंदर कोई बीमारी है, उसको डॉक्टर पर भरोसा नहीं रहता है, डॉक्टर चेंज करते रहता है। तो इस प्रकार के बीमारी में डिफेंस मैकेनिज्म जो होगा वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा काम करेगा, समझ गए। डेनियल इनकार करना, ठीक है। मुआवजा कॉम्पेंसेशन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन पहचानना, इस सब के सब जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, आपको पता है कि व्यक्ति को निराश को कम करता है, निराशा को कम करता है, ठीक है, चिंता को कम करता है। यानी बेसिकली यह एक उपाय है मानसिक रोगों को कम करने का, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रियाटिक वाले मरीज में अगर उसे बार बार ये लगे कि हम कोई बीमारी से ग्रसित है, ठीक नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो अपने बीमारी के प्रति स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उसे डेनियल इनकार करना चाहिए। जो चीज़ें उसे लगे कि ये हमें ग्रसित कर रहा है उसे इनकार करे, डेनियल करे, तो ही जाके वो बच सकता है उससे, समझ लीजिए, ठीक है। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक महिला एमनियोसेंटेसिस के लिए प्लान करती है, जबकि उस प्रोसीजर की तैयारी चल रही हो तो एक नर्स में निम्न में से क्या करेगी। देखिए एक महिला है और वो एमनियोसेंटेसिस के लिए प्लान कर रही है, योजना बना रही है। तो उस प्रोसीजर के लिए जो तैयारी चल रही है उसमें नर्स क्या करेगी। उसे मूत्राशय खाली करने को कहेगी, उसे 1 लीटर पानी पीने को कहेगी, उसे करवट सोने के लिए कहेगी, उसे आईवी एनेस्थीसिया के लिए तैयार करेगी। देखिए नर्स को जो करना है उसमें यही करेगी नर्स कि वो जो है बोलेगी कि भाई आ जाओ, तुम यूरिन से आ जाओ, यूरिनेशन कर होकर आ जाओ, मूत्राशय खाली हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा मरीज को। तो ऑप्शन नंबर ए नर्स के द्वारा यही किया जाएगा प्लान में। एमनियोसेंटेसिस में नर्सिंग का यही काम है। नर्सिंग का क्या काम होता है, सलाह देना, असिस्ट करना। तो नर्स दवाई और ना नर्स अपने से इलाज थोड़ी ना करने लगेगी। चलिए 22 क्वेश्चन है, एक प्रसव पश्चात महिला यानी एक प्रसव के बाद थ्रोम्बोफ्लेबोलाइटिस के लिए क्या हिपेरिन ले रही है। समझ गए, एक महिला है थ्रोम्बोफ्लेबोलाइटिस न हो इसके लिए वह पहले से हेपेरिन ले रही है, ठीक है। तो पोस्टपार्टम को कौन सा ड्रग जो है आप सजेस्ट करेंगे। एक महिला को आप पोस्टपार्टम के बाद क्या ड्रग सलाह करेंगे। पहले से हिपेरिन ले रही है तो प्रसव के बाद आप कौन सा ड्रग सलाह करेंगे, जबकि महिला थ्रोम्बोफ्लेबोलाइटिस के लिए ड्रग ले रही है, ठीक है। विटामिन के, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, प्रोटामिन सल्फेट और एस्पिरिन, आप क्या सजेशन करेंगे। तो देखिए एक महिला अगर थ्रोम्बोफ्लेबोलाइटिस के लिए दवा पहले से हिपेरिन ले रही है और प्रसव पश्चात अगर दवाई लेना है तो उसे हम यही सजेस्ट करेंगे कि वो प्रोटामिन सल्फेट ले लें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे मैं बढ़ता हूँ 23 नंबर का क्वेश्चन है, डायरिया से ग्रसित बच्चों को देखभाल के लिए महत्वपूर्ण नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। डायरिया है एक बच्चा को, उसके लिए महत्वपूर्ण देखभाल में नर्स के द्वारा क्या हस्तक्षेप होना चाहिए। देखिए इनपुट आउटपुट चार्ट तो हम लोग तैयार करेंगे ही करेंगे, ORS तो देंगे ही देंगे भाई डायरिया में, स्वच्छता बनाए रखेंगे ही रखेंगे डायरिया में। लेकिन नर्स के द्वारा जो डेली चीज़ें को देखभाल में एक शामिल होगा वो डेली वजन करना। एक डायरिया वाले पेशेंट को वजन करना हमेशा काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट उससे शरीर से तरल लिक्विड जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है, तो शरीर के वजन में भी काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट आएगी। और अगर इस पर आप आकलन नहीं करेंगे तो पता चलेगा 55 केजी का व्यक्ति 2 ही 4 दिन में 45 केजी पर आ गया और पता भी नहीं चलेगा और काफ़ी गंभीर नुकसान होगा। तो रोज़ वजन करना एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है, ये याद रखेंगे, ठीक है। जबकि ये सब आपके भी महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट के अंदर आता है, देखभाल के अंदर, ठीक है।
चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, सिम्टोमेटिक हृदय विकृति कार्डियक मालफॉर्मेशन से ग्रसित बच्चे का आम लक्षण क्या है? कार्डियक मालफॉर्मेशन, कार्डियक मालफॉर्मेशन का मतलब होता है एक ऐसी विकृति जो बच्चे के हृदय को मालफॉर्मेशन यानी सही से बना हुए नहीं है। अगर हृदय सही से बना ही नहीं है तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ऐसे में क्या आम लक्षण देखने को मिल सकता है? अगर बच्चा कार्डियक मालफॉर्मेशन के साथ जन्म लिया है, यानी बच्चे से ही बच्चा को हृदय का जो संरचना है वो सही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या लक्षण होगा? ठीक है, पुअर फीडिंग, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, डिले फिजिकल ग्रोथ, क्लबिंग ऑफ द फिंगर टिप्स। ठीक है, देखिए ऐसे कंडीशन में एक बच्चा अगर हृदय मालफॉर्मेशन के साथ जन्म लिया है, कार्डियक मालफॉर्मेशन है यानी सही से विकास बच्चा के हृदय का नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में उसके जो फिजिकल ग्रोथ है, शारीरिक विकास है, वो भी विलम्ब से होगा। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी का निर्भर ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन पर। ठीक है, और ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है, और जब हृदय आपका सही से नहीं बना है, अच्छा से विकसित नहीं हो रखा है, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होगा ऑक्सीजन में, ब्लड सप्लाई में, तो बॉडी का विकास डिले हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 25 है, क्रोमोसोनल स्टडीज कौन सी स्टेज में की जाती है? क्रोमोसोनल से रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड जो अध्ययन होता है हम किस स्टेज में करते हैं? प्रोफेज में, मेटाफेज में, टेलीफेज में, एनाफेज में? ये सब फेज है, आपको पता है। तो माय डियर, जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में हम लोग जो है क्रोमोसोनल स्टडीज करते हैं। ये राइट आंसर आपका खत्म हो गया। तो इस प्रकार से मैंने 25 क्वेश्चन आपको कराया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस 25 में आप कितना से ईमानदारी सही जवाब दिए हैं कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं। डेली अब ऐसा ही प्रश्न आएगा जहाँ पे आपको पसीने छुड़ाएंगे ऐसे प्रश्न में। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।